Hello everyone and welcome to my channel Miraki YouTube. So with this video we will be continuing with our series of UGC NET Public Administration previous year questions जिसमें हमने जून 2019 के जो एग्ज़ाम है उसके क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस वो हैं क्वेश्चन नंबर 61 टू क्वेश्चन नंबर 70 ऑफ पेपर 2 दैट इज़ द सब्जेक्ट पेपर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इससे पहले जो 60 क्वेश्चन है वो हम कर चुके हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले पहले क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे दैट इज क्वेश्चन नंबर 61 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें से कौन से सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम सामाजिक कल्याण प्रशासन कहते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑप्शंस क्या हैं? ए, टू ट्रांसलेट सोशल मैंडेट्स इनटू ऑपरेशनल पॉलिसीज। सोशल मैंडेट्स मतलब, मैंडेट का मतलब होता है ऑर्डर्स, डायरेक्शंस। तो जो भी सोशली डायरेक्शंस हैं सोशल, उनको पॉलिसीज़ में ट्रांसलेट करना, ठीक है, ऐसी पॉलिसीज़ जिनको ऑपरेट किया जा सके, जिनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। बी क्या है? टू अरेंज फंड्स फ्रॉम प्राइवेट सोर्सेज, कि सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का ऑब्जेक्टिव रहता है कि फंड्स वो अरेंज करें स्पेशली फ्रॉम प्राइवेट सोर्सेज। सी क्या है? टू सिलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज नेसेसरी नॉलेज, जितनी भी ज़रूरतमंद नॉलेज है, जानकारी है जो चाहिए सोशल वेलफेयर करने के लिए, उसको सिलेक्ट करना और उसको ऑर्गेनाइज करना ताकि वो बाद में अवेयरनेस के लिए यूज़ की जा सके या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ की जा सके। डी क्या है? टू फैसिलिटेट सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूस प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो फैसिलिटेट करे एक सिस्टमैटिक तरीके से और कंटिन्यूस प्रॉब्लम सॉल्विंग, की जो प्रॉब्लम है वो सिस्टमैटिकली और कंटिन्यूसली सॉल्व होती रहे। अब अगर हम इसको कोड्स देखें, ऑप्शंस देखें, तो कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें चारों के चारों स्टेटमेंट्स आपके हैं। इसका मतलब कोई ना कोई तो गलत है ही है। ये एक हिंट है। अगर आपको डायरेक्टली आता है तो वेल एंड गुड आप कर ही देंगे। इसका मतलब कोई ना कोई स्टेटमेंट तो आपकी श्योर है जो गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पे देखते हैं, टू ट्रांसलेट सोशल मैंडेट्स इनटू ऑपरेशनल पॉलिसीज। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑब्वियसली सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का काम ही ये है कि मैंडेट्स को, डायरेक्शंस को, ऑर्डर्स को ऐसी पॉलिसीज में कन्वर्ट करे ताकि सोशल वेलफेयर के लिए जो पॉलिसीज हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो सके। सेकेंड क्या है? टू अरेंज फंड्स फ्रॉम प्राइवेट सोर्सेज। ये नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन, वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या फंड्स इकट्ठा करना है या अरेंज करना है, और वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया कहाँ से? प्राइवेट सोर्सेज से। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? टू सिलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज नेसेसरी नॉलेज। तो ये भी आपकी स्टेटमेंट जो है सही हो सकती है। एंड लास्ट इज टू फैसिलिटेट सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूस प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये तो आएगा ही आएगा। तो आपके जो स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएंगी वो होंगी स्टेटमेंट्स ए, सी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन इज फ्रॉम यूनिट 7 सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। टॉपिक इज सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन ओनली। वहाँ पे स्पेसिफिकली कोई मेंशन नहीं है। जनरल जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं उस टॉपिक के बारे में, उस कॉन्सेप्ट के बारे में, तो उसी में से ये जो है आपका क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग emergencies including those requiring close involvement of the security forces or intelligence agencies। तो जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें कुछ एजेंसीज दी हुई हैं। आपको बताना है कि कौन सी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है इमरजेंसी हैंडल करने के लिए। वो इमरजेंसी भी खासकर जिसके अंदर देयर इज क्लोज इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज और इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसके अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज का भी भाग हो और इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी भाग हो। तो ऐसी कौन सी एजेंसी है इन ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, सेकेंड इज नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट अथॉरिटी, थर्ड इज नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, एंड फोर्थ इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। पहली बात तो यहाँ पे बात हो रही है इमरजेंसी हैंडलिंग, ठीक है, और ख़ास ध्यान किस पे है? सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज पे। ठीक है, क्वेश्चन है आपका यूनिट 7 सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपको पता होना चाहिए डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक भी है, पूरा ब्लॉक है, एक यूनिट का सब पार्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट का। तो वहाँ से क्वेश्चन आपका है। कई बार स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट भी उनके सिलेबस के अंदर है। तो 7 यूनिट के अंदर आपको डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो आता है। अब ऑप्शंस हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी,
ये इसका आंसर नहीं है। हालांकि जो ओवरऑल अगर हम कहें जो मेन बॉडी है, मेन इंस्टीट्यूट है, एपेक्स बॉडी जो है, जो कि पूरी कंट्री के अंदर नेशनल डिज़ास्टर को मैनेज करती है, वो हमारी NDMA या फिर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ही है। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर जिसकी बात हो रही है स्पेसिफिकली सिक्योरिटी फोर्सेज एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज, ये इसका आंसर नहीं है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि 2005 के अंदर हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर। उसके बाद ये जो है हमारा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो बनाई गई। ठीक है जी। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्लस 9 अदर मेंबर्स होते हैं इसमें जो बनाते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी है, राइट, NDMA। उसके बाद है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट अथॉरिटी कोई बॉडी नहीं है, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ज़रूर है, अथॉरिटी हमारी कोई बॉडी नहीं है। कमेटी एक ज़रूर है, कैबिनेट कमेटी, ठीक है, जिसको कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो उसके हेड होते हैं, बट अथॉरिटी के नाम से हमारी कोई बॉडी है ही नहीं है। थर्ड इज़ नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। नाम में क्या आ रहा है? फोर्स। यहाँ पे देखिए फोर्स, तो ये है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3। ये नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो आपको ऑप्शन 1 में दिया हुआ है उसके अंडर ही एक फोर्स है, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। इसको भी जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उस 2005 का, उसके सेक्शन 44 और 45 के अंडर जो है वो NDRF को बनाया गया। तो इसके अंदर मेनली फोर्सेस के लोग होते हैं, जिसको वो अलग अलग फोर्सेस हो सकते हैं आए, जिसे हम आर्मी कह सकते हैं, CRPF कह सकते हैं, अलग अलग फोर्सेस। तो मेनली फोर्सेस के इसमें जो है डिफेंस के जो है वो लोग होते हैं। अगर आप देखते हैं कोई भी आपदा आती है, कोई इमरजेंसी आती है, कोई सपोज डिजास्टर आता है, तो वहाँ पे जो रिलीफ फंक्शंस करने के लिए जो एक डिफेंस वालों की तरफ से लोग जाते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। लास्ट जो ऑप्शन था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो एक बहुत ब्रॉड ऑप्शन, मतलब एक एजेंसी हो गई है, पूरी की पूरी मिनिस्ट्री हो गई है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। तो इसका आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। और क्वेश्चन कहाँ से है? क्वेश्चन इज फ्रॉम यूनिट 7 सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। टॉपिक इज इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो एक तरफ लिस्ट 1 में आपको बुक्स के नेम दे रखे हैं और सेकेंड लिस्ट 2 में आपको ऑथर्स के नेम दे रखे हैं। सो यू हैव टू मैच द बुक विद द नेम ऑफ रिस्पेक्टिव ऑथर। तो पहले बुक्स देखते हैं कौन कौन सी हैं। ए, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, B, essays on welfare state, C, industrial society and social welfare, and D, concepts in social administration। तो बेसिकली सोसाइटी सोशोलॉजी से रिलेटेड जो है आपके यहाँ बुक्स आ रही हैं, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड जो है बुक्स यहाँ पे आ रही हैं। ऑथर्स क्या है? 1, एंथनी फॉर्डर, 2, हैरोल्ड जे विलिंस्की एंड चार्ल्स एन लिबक्स, 3, अमर्त्य सेन, एंड 4th इज रिचर्ड एम टिटमस। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपको ये याद ही करना पड़ेगा। बेसिकली इस पेपर में हम क्योंकि देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट हर यूनिट से जो है वो 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं। यूजुअली क्या होता है कि जो कुछ कोर पार्ट होता है, कोर एरिया होता है, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और कुछ यूनिट से कम क्वेश्चन आते हैं। तो अभी तक इस यूनिट में से कम ही क्वेश्चन हम देख रहे थे, पर दिस इज़ द पेपर जिसमें से पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन जो है वो आपके यूनिट नंबर 7 सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन से लिए गए हैं। ठीक है, तो हमें प्रिपेयर तो करना ही है। तो एक बार अगर आपको आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है तो आपने जो बुक इस वीडियो में पढ़ ली है उनको आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि अगर दोबारा ये जो बुक्स में आती हैं आप इनको भूलें नहीं। आप ये वाले क्वेश्चन अगर बुक्स जो है क्वेश्चन में आ जाए, आपको गलत फील ना हो। तो एक इसमें से आपको ज़रूर जो है वो पता होगी, वो है ए, डेवलपमेंट एज फ्रीडम बाय अमर्त्य सेन, क्योंकि बहुत फेमस जो है इंडियन इकोनॉमिस्ट है, इनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं। तो अमर्त्य सेन की जो है डेवलपमेंट एज फ्रीडम बुक आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, नहीं है तो आप कर लीजिए। ठीक है जी। तो ए का 3 ऑप्शन हो गया। देखते हैं ए का 3 ऑप्शन कहाँ कहाँ है। तो 3 एंड 4th ऑप्शन में आपका जो है ए का 3 ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट एंड सेकंड में नहीं है, तो ये तो आपको कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर रट्टा ही लगाना पड़ेगा। आई एम टेलिंग यू द आंसर। उसके बाद जो यहाँ पे बुक है एसेज ऑन वेलफेयर स्टेट, ये लिखी है रिचर्ड टिटमस ने। एसेज ऑन वेलफेयर स्टेट लिखी है रिचर्ड टिटमस ने। आप कैसे भी याद कर सकते हैं कि टिटमस ने ऐसे लिखे, ठीक है, कुछ भी आप मतलब यू हैव टू सी कि हाउ
यू कैन रिलेट एंड रिमेंबर, ठीक है। उसके बाद है सी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल वेलफेयर, ये लिखी है हेरोल्ड जे विलिंस्की एंड चार्ल्स लीबक्स ने। अब ये आप देख सकते हैं कि सोसाइटी की बात भी की है और सोशल वेलफेयर की बात की है, दो बातें की हैं तो दो ऑथर हैं, ठीक है। इंडियन सोसाइटी एंड सोशल वेलफेयर किसने की है, हेरोल्ड जे विलिंस्की एंड चार्ल्स एन लीबक्स। देखो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, इसमें आई कांट हेल्प यू, तो मैं थोड़ा सा ये बता सकती हूँ कि कैसे आप रिलेट कर सकते हैं। आपके पास अगर बेटर आइडिया है तो आप उसको जैसे मर्जी याद कर सकते हैं। लास्ट इज डी, कंसेप्ट्स इन सोशल एडमिनिस्ट्रेशन, दिस हैज बीन रिटन बाय ऑप्शन नंबर 1 एंथनी फॉर्डर, ठीक है। सोशल एडमिनिस्ट्रेशन किसने की बात की, जो कंसेप्ट्स हैं किसने दिए, एंथनी फॉर्डर, ठीक है। आप कैसे याद करेंगे, सपोज कंसेप्ट्स की बात करें तो कंसेप्ट सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है, ABC से, ठीक है। तो ए से यहाँ पर शुरू हो रहा है, एंथनी फॉर्डर। कोई भी आप लॉजिक लगाइए, आपको याद करना है। तो यहाँ पे आपकी जो स्टेटमेंट हो गई वो सही, ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया, आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन कहाँ से है, बुक्स सारी सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन से ही ली गई हैं यूनिट 7, बट दिस इज नॉट अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, आप समझ सकते हैं बीच बीच में से बुक्स जो है वो उठाई गई हैं, तो बुक्स एंड ऑथर्स का एक जनरल क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। Now next question is, which was the first institution established to meet the requirements of education and training in social welfare administration in India? इंडिया के अंदर सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन की जो एजुकेशन है और ट्रेनिंग है उसकी नीड्स को पूरा करने के लिए, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पहला इंस्टीट्यूशन कौन सा स्थापित किया गया, ठीक है जी। ये क्वेश्चन अगर आपने दिसंबर के जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो अगर आपने पूरी वीडियोस देखी हैं तो उसमें बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमारा जो है वो आया हुआ था, ठीक है। तो मतलब यहाँ से ही जून वाले पेपर से लेकर दिसंबर में उन्होंने रिपीट किया होगा, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है इसके नेक्स्ट पेपर में। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर हम एवोल्यूशन ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं इंडिया के अंदर तो वहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं। तो ऑप्शंस क्या है, 1 दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क, सेकेंड इज सर दौरबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क जिसको हम आज के टाइम में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस बोलते हैं, थर्ड इज यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा एंड फोर्थ इज इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा सही है, आपका ऑप्शन जो सही है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, सर दौरबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क जिसको हम बोलते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। तो पहला ये एक इंस्टीट्यूट था जो स्थापित किया गया इंडिया के अंदर फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। कब इसको सेटअप किया गया, 1936 के अंदर, मैंने पहले वीडियो में भी करवाया था, सेटअप किया गया। लेकिन तब इसका नाम क्या था, तब इसका नाम था सर दौरबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क। बाद में जो उसका नाम है चेंज होकर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जिसको हम शॉर्ट में टिस भी बोलते हैं, वो कब किया गया, 1944 के अंदर। 8 साल बाद इसका जो नाम है वो टिस कर दिया गया। उसके बाद इसको एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया। डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस कब, 1964, ठीक है जी। उसको जो है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी का यहाँ पे स्टेटस दिया गया। और इसके फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे, क्लिफोर्ड मेनशार्ट। क्लिफोर्ड मेनशार्ट जो थे इसके फर्स्ट आपके जो हम कहते हैं डायरेक्टर थे टिस इंस्टीट्यूट के, राइट। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 64, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। कहाँ से है, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, अगेन स्पेसिफिकली नॉट मेंशन, लेकिन जब हम कंसेप्ट करेंगे इंडिया में एक एवोल्यूशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये जो आपका है कंसेप्ट आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड देहरादून इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो एक इंस्टीट्यूट दे रखा है, इसकी काम दे रखे हैं, तो कौन कौन से काम हैं जो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड जो कि देहरादून में है वो करता है। ए, कंडक्टिंग इनोवेटिव रिसर्च, बी, ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर मैन पावर डेवलपमेंट, सी, एक्सटेंडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड डी इज डिलीवरिंग सर्विसेज फॉर डिसेबल्ड पीपल, ठीक है जी, पीपल। नाउ नंबर 1 कंडक्टिंग इनोवेटिव रिसर्च, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड इज ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर मैन पावर डेवलपमेंट, ये भी सही है। जो विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन होते हैं, लोग होते हैं, उनको पढ़ाना, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना इजी काम नहीं होता, तो जो उनको ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनर्स जो हैं उनकी भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। मतलब जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड को टीच करेंगे उन टीचर्स को ट्रेन करना भी ज़रूरी है। तो उस मैन पावर को, उन टीचर्स को ट्रेन जो करता है वो ये वाला इंस्टीट्यूट आपका करता है।
सी क्या है, एक्सटेंडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज फॉर देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट आपकी गलत है, कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देता है, पैसे वगैरह देने का काम इस इंस्टीट्यूट का नहीं है। एंड लास्ट इज डिलीवरिंग सर्विसेज फॉर डिसेबल्ड पीपल, सर्विसेज देना, ये भी बिल्कुल सही है, तो ऑब्वियस स्टेटमेंट है। तो कौन कौन सी सही होगी आपकी, ए, बी एंड डी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से हमें पता लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो इम्पोर्टेंस है क्या है। हर यूनिट में ज़रूरी नहीं है कि पैटर्न सेम हो। अब हम सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन जो पढ़ रहे हैं, तो आपने देखा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें भी हमने देखा कि सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो था वो पैसे से रिलेटेड फंड्स इकट्ठा करना नहीं था, तो इट वाज रिलेटेड टू मनी। जो मनी वाली स्टेटमेंट थी वो आपकी रॉन्ग थी। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो क्रेडिट फैसिलिटीज वाली स्टेटमेंट है वो रॉन्ग होगी। तो इस तरीके से अगर आप एक पैटर्न बन जाएगा कुछ पेपर्स प्रैक्टिस करने के बाद, तो अगर पेपर में आपको जो क्वेश्चन आता है वो नहीं भी आया आपको क्वेश्चन, तो एक आप इंटेलिजेंट गेस जो है वो मार सकते हैं। ठीक है जी, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। टॉपिक इज इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर डिफरेंटली एबल्ड, जिनको हम दिव्यांग भी बोलते हैं। इससे साथ जो मैंने आपको यहाँ पर बताना है फैक्ट, वो क्या है कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप देहरादून जो क्वेश्चन में पूछा है, इसी का दूसरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज, फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज, और ब्रैकेट में है दिव्यांगजन। ठीक है, किसके अंडर आता है, इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर ये जो है आपकी इंस्टीट्यूट आती है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following characteristics are true about NGOs, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सही हैं। ए, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड, इनका जो मेन ओरिएंटेशन होता है, मेन पर्पस है, वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, दे आर नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है। सेकेंड क्या है, सेल्फ गवर्निंग, ये खुद को अपने आप को खुद गवर्न करते हैं, ऑब्वियसली गवर्नमेंट के अंडर नहीं है तो खुद ही गवर्न करेंगे, ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है। नाउ नेक्स्ट जो सी क्या है, प्राइवेट और ऑटोनॉमस इन कम्प्लेक्शन, या तो ये प्राइवेट होती है या मतलब अपने आप को खुद मैनेज करते हैं, ऑटोनॉमी इनके पास होती है, अपने आप को मैनेज करने की पावर इनके पास होती है, तो सेल्फ गवर्निंग है, तो ये भी ऑब्वियसली सही होगा, तो सी स्टेटमेंट भी आपकी सही है। अब लास्ट क्या है, क्रिएटिंग पार्टनरशिप एट ग्लोबल, नेशनल एंड रीजनल लेवल्स फॉर स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस। नाउ दिस स्टेटमेंट कैन बी ट्रू, बट ये हर एनजीओ के लिए सही नहीं है, तो ये करेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको करेक्टरिस्टिक्स पूछा है, दिस इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक। हो सकता है कुछ एनजीओ ग्लोबल, नेशनल, रीजनल लेवल पर एक पार्टनरशिप बना रही हो ताकि वो इंटरवीन कर सकें, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एनजीओ करे। ठीक है, उसका काम इंटरवीन करना बेसिकली नहीं रहता है, तो ये स्टेटमेंट आपकी कंप्लीटली ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन 1 स्टेटमेंट ए, बी एंड सी। तो ऑप्शन 1 आपका सही आंसर है। टॉपिक इज एनजीओज फ्रॉम अगेन यूनिट 7 सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज इनिशिएटेड द युवा स्वाभिमान स्कीम that guarantees 100 days of employment every year to the youth from economically weaker section in urban areas। तो पहली बात, एक स्कीम का नाम आया है युवा स्वाभिमान स्कीम। उस स्कीम में क्या है, 100 दिन की आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो हर साल, किसको दे रहे हो, यूथ को दे रहे हो। ठीक है, कौन से यूथ, क्या हर किसी को दे रहे हो, नहीं, खाली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनके यूथ को दे रहे हैं। क्या हर जगह दे रहे हैं, नहीं, ओनली इन अर्बन एरियाज। पहली बात तो ये पता लग गई आपको। सेकंड, आपको पता लग गया कि ये कोई स्टेट की स्कीम है, क्योंकि आपके ऑप्शंस में सारे के सारे स्टेट्स हैं। तो पेपर आपका ये जून में हुआ था, उस टाइम पे ये जो स्कीम थी न्यूज़ में थी, क्योंकि जनवरी में या फिर आई थिंक जनवरी के अंदर जो है एक स्टेट ने जो स्कीम लॉन्च की थी, तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, अच्छी स्कीम है, इसको एक प्रोग्रेसिव जो स्टेप है वो माना गया था। ठीक है, तो बिकॉज इट वॉज इन न्यूज़, ठीक है, और क्योंकि ये सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट करती है, तो ऐसी स्कीम जो है वो पूछी गई। अब इस इतनी पुरानी स्कीम नहीं पूछी जाएगी। अब आपको जो लास्ट 6 मंथ्स में अगर कोई स्कीम है, अगर ऐसे कुछ निकल के आया है कोई प्रोग्रेसिव स्टेप, तो वो आपको पता होना चाहिए जो न्यूज़ में रहा हो। तो ऑप्शंस हैं A 1 हिमाचल प्रदेश, 2 मध्य प्रदेश, 3 आसाम एंड 4th इज त्रिपुरा।
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश, राइट। तो बेसिकली इन्होंने कहा था कि ₹4000 पर मंथ का जो स्टाइपेंड है ये देंगे यूथ को, और यहाँ पे इनका यूथ का मतलब था जो 21 से लेकर 30 की एज तक है, ठीक है। तो यूथ ऐसा नहीं है कितनी भी उम्र का हो, 18-19 साल को नहीं, 21 से लेकर 30 साल की उम्र तक जो लोग हैं वो यहाँ पे इसमें आते थे। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन क्या है मध्य प्रदेश के हिसाब से? वो लोग जिनकी जो एनुअल एनुअल इनकम जो है, एनुअल फैमिली इनकम जो है दैट इज लेस देन 2 लाख रुपीज, 2 लाख से कम 2 लाख से कम जो है इनकी वो एनुअल इनकम फैमिली की होनी चाहिए, राइट। तो ये थी हमारी युवा स्वाभिमान योजना। किसने दी थी ये? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। प्लस टोटल जो ये अमाउंट देते हैं ये 4000 पर मंथ का स्टाइपेंड, जो टोटल अमाउंट इनका बनता था 100 डेज में, दैट वाज ₹13,500, 13,500, राइट। सो दिस वाज युवा स्वाभिमान स्कीम। नेक्स्ट, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। एंड टॉपिक इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, क्योंकि बाद में आया है तो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, ठीक है, आपका सिलेबस में, पर आपको पता होना चाहिए इनसे रिलेटेड स्कीम्स। जैसे आप विमेन की करेंगे, चिल्ड्रन की करेंगे और डिफरेंटली एबल्ड की स्कीम्स करेंगे, ऐसे ही आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से रिलेटेड अगर कुछ होता है तो वो करना है। Now next question is which of the following lay emphasis on social justice and affirmative action? तो आपको जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं वो जोर डालते हैं अपना किसके ऊपर? सोशल जस्टिस के ऊपर और एफर्मेटिव एक्शन के ऊपर, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस क्या हैं? ए, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बी, पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सी, Part 3 of the Constitution of India, and D, Part 4 of the Constitution of India. So now I will be discussing the question. Preamble of Constitution की अगर बात करें हम, तो Preamble के अंदर हमारा क्या जस्टिस से रिलेटेड कोई बात होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है। जब वो बात करते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया एक्सेट्रा, उसके बाद बोलते हैं वी विल सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, ठीक है, वी विल सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। उसके बाद वो मेंशन करते हैं जस्टिस कौन सी? जस्टिस इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो ये प्रियम्बल के अंदर मेंशन है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। उसके बाद दे मेंशन लिबर्टी, 5 तरीके की लिबर्टी की प्रियम्बल में बात होती है। किस किस की? ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो ये 5 तरीके की लिबर्टी की बात होती है। एंड उसके बाद एंड इक्वालिटी किसकी? ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो ये भी यहाँ पे स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी की बात हो गई। तो यहाँ पे भी सोशल जस्टिस की आपकी बात हो रही है। तो प्रियम्बल के अंदर आपकी सोशल जस्टिस, ये आपका जोर दे रहा है सोशल जस्टिस के ऊपर और एफर्मेटिव एक्शन के ऊपर। उसके बाद आते हैं पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पार्ट 8 किससे डील करता है? पार्ट 8 डील करता है आपको यूनियन टेरिटरीज से। तो इसका सोशल जस्टिस से कोई लेना देना नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो आपकी गलत हो गई। तो जब कोई स्टेटमेंट कंफर्म गलत होती है तो आप ऑप्शन से उसको निकाल दीजिए, ठीक है। तो आपका 20 में है तो ये स्टेटमेंट गलत, सेकेंड पे आपका गलत, फोर्थ आपका गलत, थर्ड के अंदर बी नहीं है तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके अंदर क्या होते हैं? हमारे फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 15 है जो प्रोहिबिट करता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आपका जो है जोर डालेगा। और इसके अंदर भी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, पार्ट 3 के आर्टिकल 15 के अंदर अलग अलग जो क्लॉज हैं, क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5, क्लॉज 6, उसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर वीमेन, सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस, चिल्ड्रन, ये स्पेसिफिकली मेंशन है। तो ये एफर्मेटिव एक्शन की बात कर रहा है, ठीक है जी, आर्टिकल 15 के अंदर। तो ये भी आपका जो है स्टेटमेंट सही है पार्ट 3 की। और पार्ट 4 के अंदर आपको क्या होता है? पार्ट 4 के अंदर आते हैं आपके DPSP, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसके अंदर भी ब्रदरहुड वगैरह की बात करते हैं, तो ये भी आपका एम्फेसिस डालता है। तो आपकी कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? A, C एंड D। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कहाँ से है? यूनिट 7 सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। टॉपिक इज एफर्मेटिव एक्शन, रिजर्वेशन, और साथ ही दूसरा टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर सोशल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्वेश्चन नंबर 69, राष्ट्रीय महिला कोष फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। तो एक राष्ट्रीय महिला कोष है, कोष मतलब ट्रेजरी, ठीक है, पूरी राष्ट्र की महिलाओं का कोष ट्रेजरी, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? 1 मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सेकेंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड फोर्थ इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो 1993 के अंदर ये जो है आपका कोष बनाया गया था, एक सोसाइटी की तरह रजिस्टर्ड है अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। उसके अंदर ये सोसाइटी की तरह एक जो है वो रजिस्टर्ड है, राइट। इसी के अंडर एक और जो, ये तो काफ़ी पुराना कंसेप्ट हो गया, उसी के अंडर जो कुछ साल पहले कंसेप्ट चला था वो था महिला ई हार्ट। ये आपको पता होना चाहिए, आप थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं खुद के लिए, महिला ई हार्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ था, जो छोटी विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म दिया गया था। ई से आपको पता लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया गया था जहाँ पर वो जो भी अपना काम कर रही हैं, सपोज कोई हैंडीक्राफ्ट बना रही है, वो शो कर सकती थी, और जो भी फिर इंटरेस्टेड बायर्स होंगे वो वहाँ पे उनसे कंटैक्ट करके खरीद सकते हैं। तो जो महिला ई हार्ट है, ये भी आपका जो आता है वो राष्ट्रीय महिला कोष के अंदर ही आता है, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 69, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। टॉपिक इज इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्शन ऑफ विमेन। नाउ अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही होगी, तभी आप देख रहे हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर कुछ आपको कोई डाउट है या आपको कोई फीडबैक देना है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि अगर मैं नहीं बोलती तो मैंने नोट किया कि बिल्कुल भी बच्चे जो हैं वो लाइक नहीं करते हैं। इट जस्ट अच्छा लगता है कि आपकी जो वीडियो है वो लाइक हो रही है, आपको मोटिवेशन मिलती है, और कुछ नहीं होता। Now coming to the last question for today is question number 70, which of the following institutions look into specific complaints regarding deprivation or violation of rights of minorities to establish and administer एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। तो काफ़ी थोड़ी सी जो है हमारी लंबी स्टेटमेंट ये जो है वो हो गई है। देखते हैं क्या पूछ रहे हैं कि पहली बात इंस्टीट्यूशंस हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस, आपको ऑप्शन में इंस्टीट्यूशंस के नाम दे रखे हैं। लुक इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट, एक एक वर्ड ध्यान से देखिएगा। स्पेसिफिक मतलब कुछ पर्टिकुलर कंप्लेंट्स हैं, किसके रिगार्डिंग? डिप्राइवेशन और वायोलेशन ऑफ राइट्स माइनॉरिटीज ऑफ माइनॉरिटीज को उनकी राइट्स नहीं मिल रही हैं या वायलेट की जा रही हैं। कौन सी राइट्स? राइट्स टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो हमारा जो आर्टिकल 30 है वो बोलता है कि जो हमारी माइनॉरिटीज हैं, दे हैव द राइट to establish and administer educational institutions of their choice। उनके पास ये राइट है। तो अभी कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो देखता है कि उनकी ये राइट जो है वो वायलेट ना हो? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, 3 है नेशनल कमीशन फॉर सोशल एजुकेशनल राइट्स, एंड 4th इज नेशनल कमिटी ऑन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। नाउ देखो, अगर आपको पता है वेल एंड गुड, नहीं तो थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेस मारना पड़ेगा। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है, ऑब्वियसली हमें पता है, लेकिन ये माइनॉरिटी से रिलेटेड सारे इश्यूज को जो है वो डील करेगा, ठीक है। कोई पर्टिकुलर इशू नहीं, जितने भी उनकी राइट्स हैं उनको डील करेगा। पर क्वेश्चन में क्या पूछा है? स्पेसिफिक कंप्लेंट्स। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 तो पक्का सही नहीं होगा ना। सेकेंड इज नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये आपका हो सकता है, लग रहा है। थर्ड है नेशनल कमीशन फॉर सोशल एंड एजुकेशनल राइट्स, यहाँ पे कोई माइनॉरिटी की बात नहीं हुई, तो स्पेसिफिकली डील करने की बात कहाँ से आएगी? तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। और इस नाम से कोई कमीशन एक्चुअली में है ही नहीं, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है, तो ये नहीं है। लास्ट इज नेशनल कमेटी ऑन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये भी इस नाम से कोई कमेटी वो है नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट आंसर इज नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। किसके अंडर आता है ये आपको पता होना चाहिए। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अंडर ये नहीं आता है, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एजुकेशन से डील कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ HRD 2004 पता नहीं 5 के अंदर, आई थिंक 4 में शायद कहा था कि बनेगा। 2004 या 5 में जो है ये बॉडी बनी है।
ठीक है जी, और उसके अंदर ही HRD मिनिस्ट्री के अंदर आता है। वेयर एज अगर हम नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज की बात करें तो ये किसके अंदर हमारा आता है, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो ये आएगा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, और जो खाली एजुकेशनल से डील कर रहा है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर आएगा, राइट। तो ये है आपके इसका आंसर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। टॉपिक इज सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट का माइनॉरिटीज कमीशन। आंसर विल बी स्टेटमेंट नंबर 2। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चंस, हमने कर लिए हैं, जितनी एक्सप्लेनेशन हो सकती थी वो डिस्कस कर ली है। अगेन फिर भी आई वुड अर्ज कि अगर आपको लगता है कि इनके ऊपर आपके पास मटेरियल नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिट है जिसके पास ज़्यादा मटेरियल नहीं होता है, फिर हमारा कोर जो है सिलेबस उसमें से नहीं आता है, तो जो जो क्वेश्चन आपने आज करे हैं उनको डिटेल में करिए, रिवाइज कीजिए। सपोज आपने यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज आपका ऑप्शन में आया है, तो आप इसको सर्च कीजिए, क्योंकि एक वीडियो में मैं इतने सारे ऑप्शन आपको पूरी पूरी डिटेल में नहीं करवा सकती हूँ। एक हर एक टॉपिक अपना अपने आप में एक लेसन है। तो अगर आपके पास टाइम है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज को आप सर्च कीजिए, इसमें जो भी मेन मेन पॉइंट्स है उसको लिख लीजिए। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लिख लीजिए, ठीक है। ऐसे मेन मेन जो है राष्ट्रीय महिला कोष, महिला ई हार्ट, तो इससे आपका साथ साथ जो है ऐसी तैयारी हो जाएगी, राइट। तो अगर आज की हम एनालिसिस की बात करें तो आपको पता ही है कि इस पेपर में सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो यूनिट वाइज आ रहे हैं। तो 10 के 10 क्वेश्चन जो थे वो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन से आपके थे, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ वेरी नाइस डे।